दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VVDR ग्रुप में। दोस्तों शुरू करते हैं एनालिसिस और कल का क्या रहने वाला है मार्केट में, क्योंकि कल है एक्सपायरी, यानी थर्सडे है, निफ्टी एक्सपायरी है। तो इसीलिए बड़े मूव आ सकते हैं, या तो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। और अगर आपने देखा होगा कि कई ट्रेडिंग सेशन से कि मार्केट पैसा कमाने नहीं दे रहा है इन्वेस्टर्स को। बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे वो ज़रूर कमा रहे होंगे, कहाँ से, इंडेक्स से कमा रहे होंगे, बाकी कहीं पे भी चांस दिखाई नहीं दे रहा है। आपने अपने पोर्टफोलियो को देखा होगा तो पोर्टफोलियो में वैल्यू बढ़ती हुई बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही होगी, यानी कि पोर्टफोलियो घटता तो दिखाई दे रहा होगा लेकिन पोर्टफोलियो में ज़्यादा कोई ऊपर की तरफ बदलाव देखने को नहीं मिल रहा होगा। तो इसीलिए, और उसका कारण क्या है कि एफआईआई लगातार बिकवाली कर रहे हैं। जितनी खरीदारी उन्होंने अक्टूबर में की थी और अब तक लगभग 90-94 करोड़ की, लगभग एग्जैक्ट आइडिया में फिगर मेरे पास नहीं है, लगभग इतनी उन्होंने ख़रीदारी की थी। लगभग 55-60 हज़ार करोड़ की बिकवाली वो ऑलरेडी कर चुके हैं। और इस महीने जो बिकवाली की है उसी के वजह से मार्केट नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर जो आपका जो एफआईआई हैं वो लगातार ख़रीदारी कर रहे हैं, यानी कि जो संभाल के रखा है मार्केट, वो किसने संभाल के रखा है? एफआईआई ने संभाल के रखा है। वहीं पे डीआईआई लगातार पर डे बिकवाली कर रहे हैं। तो ज़्यादा नहीं, 30-35 करोड़ मेरे ख्याल से इतना डीआईआई का बचा होगा जो उनको बेचना है। और वो बेच क्यों रहे हैं, जबकि इंडिया का जो मार्केट है वो उसमें फ्यूचर दिखाई देता है, उसमें बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है। बिकवाली करने का रीज़न ये है कि उनको अभी चाइना में सस्ता मिल रहा है, चाइना में स्टॉक मार्केट सस्ता दिखाई दे रहा है, इसीलिए वो यहाँ का पैसा निकाल कर चाइना में इन्वेस्ट कर रहे हैं। यही कारण है कि वो लगातार बिकवाली कर रहे हैं। लेकिन जब क्या होगा, जब डीआईआई अपना सारा माल बेच देंगे, जब एफआईआई पूरा माल बेच देंगे, तब क्या होगा? तब क्या है, तब हमारे पास कौन बचेगा? डीआईआई ही बचेगा। तो ये ध्यान रखिए कि अब डीआईआई लगातार ख़रीदारी कर रहे हैं तो बिकवाली तो वो भी करेंगे। जब वो बिकवाली करेंगे तो मार्केट में गिरावट हो सकती है, लेकिन नहीं, मेरा मानना ऐसा नहीं है कि जब एफआईआई पूरी तरह से बिकवाली कर देंगे तो ख़रीदारी भी करेंगे, और जब वो ख़रीदारी करेंगे तब मार्केट एफआईआई संभालेंगे। जिस तरह से अभी डीआईआई ने संभाल रखा है, उसी तरह से जब एफआईआई ख़रीदारी तो ज़रूर करेंगे, तो जब वो ख़रीदारी करनी शुरू करेंगे तो फिर मार्केट ऊपर ही जाएगा। यानी कि एक बिकवाली कर रहा है, एक ख़रीदारी कर रहा है, तो उससे क्या है, लेवल मेंटेन है, ज़्यादा बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। जबकि आप देखेंगे तो पूरा माल एफआईआई लगभग बेच चुके हैं। 25-30 हज़ार करोड़, 30-35 हज़ार करोड़ बचा होगा। उस इतनी बिकवाली में मार्केट 26,200 से अभी कहाँ है, 25,000 के आसपास खड़ा हुआ है, यानी कि 1200 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। यानी कि आधे से ज़्यादा माल उन्होंने बेच दिया है। आधे से ज़्यादा माल बेचने के बाद में कितने पॉइंट की गिरावट आई है? लगभग 1200 करोड़ की। तो यानी कि थोड़ा जो बचेगा, आप 300, 400 पॉइंट, 500 पॉइंट की गिरावट और मान लीजिए अगर होता है तो। और जो 24,500 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर गिरती भी है मार्केट तो 24,500 के बाद में मार्केट को वापस आना चाहिए, और उसके बाद में एक नई तेज़ी हमें अपनी शेयर मार्केट में फिर से देखने को मिलेगी। तो इसीलिए पेशेंस टेस्ट हो रहा है। जो लोग मार्केट में बने हुए हैं, लॉस बुक ना करें, मेरा मानना यही है। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले सकते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर अब नहीं बेचा, प्रॉफिट में नहीं बेचा है, तो लॉस में बेचने का भी कोई तुक नहीं बनता है। रीज़न उसका ये है कि हमारे देश में कोई कमी नहीं है, हमारे देश की किसी भी चीज़ में कोई भी कमी नहीं है। इकॉनमी देख लीजिए, इन्फ्लेशन भी अभी भी आप देखेंगे तो 4 से 6 के बीच में ही मेंटेन्ड है।
तो इसीलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जीडीपी, इकॉनमी सब कुछ रोबस्ट है और यहाँ का जो फ्यूचर है, यहाँ पर जो निश्चितताएं हैं, जो यहाँ पर पोटेंशियल है इंडियन मार्केट में, वो बहुत लंबा है। तो इसीलिए जहाँ पे पोजीशन आपने बना रखी है उनको होल्ड करें, और अगर फ़ंड बचा है तो मैं आपको हर वीडियो में आपको एक ही चीज़ सलाह कर देता हूँ कि 40-60 वाला फार्मूला, कि कभी भी आप बाइंग करें तो 40-60 वाले फार्मूले से बाइंग करें। रीज़न उसका क्या है कि 40 फंड से अगर आप ख़रीदारी करेंगे, 40% फ़ंड से ख़रीदारी करेंगे तो 60% फ़ंड आपके पास में एवरेज करने के लिए बचा होता है। तो जब एक बड़ी गिरावट में जब आप अपने 60% फंड से एवरेज करेंगे तो फिर आप गिरावट में, बड़ी गिरावट में जो करंट प्राइस होगा, जो करंट भाव होगा, उसी के आसपास खड़े हुए आप अपने आप को पाएंगे। तो जैसे ही मार्केट रिबाउंड करेगा तो नंबर ऑफ़ शेयर्स भी ज़्यादा होंगे और आप करंट भाव के पास में ही होंगे। तो इसीलिए जैसे ही रिबाउंड करेगा एक बड़े प्रॉफिट में आप अपने आप को खड़ा पाएंगे। तो इसीलिए 40-60 वाला फॉर्मूले को कभी भी आप नज़रअंदाज ना करें। 40-60 वाले फार्मूले से ही इन्वेस्ट करें हमेशा, तो आप कभी भी अपने आप को फंसा हुआ महसूस नहीं करेंगे। तो मार्केट में तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपके साथ में निफ्टी का एनालिसिस शेयर करूंगा और साथ में 5 बड़े स्टॉक्स जिनमें भारी पॉसिबिलिटीज़ बन गई हैं ऊपर जाने की, और जहां से रिबाउंड करना चाहिए, एक बड़ा प्रॉफिट हम कमा के जा सकते हैं इन 5 स्टॉक से। तो वीडियो को शुरू करते हैं, अंत तक बने रहिएगा वीडियो में। तो आज का मूड और माहौल देख लेते हैं। कहाँ पर निफ्टी ने किन लेवल्स पे ट्रेड किया। तो 24,971 पर क्लोजिंग दी है, 0.34% की गिरावट के साथ में 86 पॉइंट की गिरावट से। वहीं पे अगर आप देखेंगे, तो लो कितना लगाया है, 24,908 का लो लगाया है और 25,093 का हाई लगाया है। वहीं पे प्रीवियस क्लोजिंग कितनी थी, 25,000, यानी कल की क्लोजिंग थी 25,057 की, और गैप डाउन ओपन हुआ 25,021 पे गैप डाउन हुआ। लगभग 36 पॉइंट की गिरावट के साथ में मार्केट ओपन हुआ और उसके बाद में ऊपर भी गया। ऊपर आने के बाद में बिकवाली नज़र आई, बिकवाली देखने को मिली। और टेंशन की हल्की फुल्की बात यह है कि 25,000 के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो हालांकि कोई बड़ी टेंशन की बात नहीं है, लेकिन कल है एक्सपायरी, थर्सडे का दिन है, निफ्टी की एक्सपायरी है। साथ ही कल इन्फोसिस के रिज़ल्ट आने वाले हैं। तो कल अगर इन्फोसिस के रिज़ल्ट अच्छे आ जाते हैं तो मार्केट झूमेगा, ऊपर की तरफ भागेगा। और अगर कहीं पे निराश करते हुए नंबर आए तो एक्सपायरी के दिन मार्केट में गिरावट हो सकती है। और फ्राइडे के दिन जो मैंने सैटरडे के दिन जो आपको वीडियो शेयर की थी, उसमें आपको क्लियरली बता दिया था कि हमारे फॉरेक्स घट कर आए हैं, तो मार्केट में इस बार प्रेशर हो सकता है। और हो सकता है कि इस बार भी फॉरेक्स घट कर आए, क्योंकि डॉलर ने बहुत तेज़ी पकड़ी हुई है। डॉलर की तेज़ी पकड़ने की वजह से हमारी इंडियन करेंसी में दबाव है, कमज़ोर होती दिखाई दे रही है, रुपया कमज़ोर हुआ है, और जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि फॉरेक्स हमारे घट कर आ सकते हैं। और जब तक कोई बड़ी न्यूज़ नहीं आएगी तब तक मार्केट रिबाउंड करने के मूड में दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो छोटे ट्रेडर्स को, स्मॉल ट्रेडर्स को, हम जैसों को, आप जैसों को क्या कर रहे हैं, फंसा रहे हैं, पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं। तो जो इस टाइम रुक जाएगा वही बड़ा प्रॉफिट कमा कर जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 24,971 पर क्लोजिंग दी है। और वहीं पे अगर आप देखेंगे तो जो डाउ जोन्स है, डाउ जोन्स से पहले देख लेते हैं कि 13 के ऊपर इंडिया विक्स आ चुका है। वहीं पे डाउ जोन्स को आप देख लीजिए कि 171 पॉइंट की तेज़ी के साथ में ट्रेड कर रहा है अभी। और ये जो नैस्डैक है वो फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ से देखेंगे तो कल के लिए सेंटीमेंट हमारे लिए पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। तो 24,971 पर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। वहीं पर निफ्टी फ्यूचर 25,175, और गिफ्ट निफ्टी को भी देखेंगे तो 25,000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 971 और निफ्टी इंडेक्स कितना है, 24,971, और गिफ्ट निफ्टी कितना है आप देख सकते हैं, 25,047।
तो 47 और 30 77, यानी कि 76 पॉइंट का अपसाइड मूवमेंट दिखाई दे रहा है निफ्टी इंडेक्स से। किसमें? गिफ्ट निफ्टी में। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो कल मार्केट गैप अप हो सकता है, मार्केट गैप अप होना चाहिए और मार्केट गैप अप होगा, गैप अप ओपन होगा। और गैप अप होने के साथ साथ क्या वो मार्केट सस्टेन करेगा, क्या ऊपर के लेवल पर सस्टेन कर पाएगा? अब इस सब चीज़ का हम बाकी पैरामीटर से पता लगाएंगे, वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कमोडिटी मार्केट में। कमोडिटी मार्केट में देख लीजिए, गोल्ड 26,095 पे है, कॉपर को देख लीजिए, सिल्वर को देख लीजिए, यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। और क्रूड ऑयल में देखिए 76, 78, 80 के आसपास पहुँच गया था, अब उसमें सुस्ती आ गई है, गिरावट आ गई है। ये बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं, दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं, तो जितना सस्ता हमें ऑयल मिलेगा, क्रूड ऑयल, ब्रेंट ऑयल, नेचुरल गैस, ये सब जो जितने ज़्यादा कम दामों में मिलेंगे उतना ही ज़्यादा हम लोगों को यहाँ पर फ़ायदा देखने को मिलेगा। क्योंकि सस्ता ख़रीदेंगे तो हमारी सब चीज़ों पे असर दिखाई देता हुआ देखने को मिलेगा। उतनी ही हमें हमारे देश में महंगाई कम होती हुई दिखाई देगी। कारण उसका क्या है कि जब सस्ता तेल खरीदेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम होगी, फार्मर्स का डीजल कम होगा, डीजल का रेट कम होगा, पेट्रोल के दाम कम होंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी। तो क्या होगा कि हमारी जो रोज़मर्रा की खाने पीने की चीज़ें हैं, आजकल जो हमारा जो असर दिखाई दे रहा है, फूड के प्राइसेस नहीं घट रहे हैं, तो फूड के प्राइसेस घटते हुए नज़र आएंगे। और फूड के प्राइसेस घटेंगे तो क्या होगा? महंगाई कम होती हुई नज़र आएगी। और जब महंगाई कम होती हुई नज़र आएगी तो क्या होगा कि आरबीआई सोचने को मजबूर हो जाएगा, क्या? इंटरेस्ट रेट कम करने के लिए। और जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो मार्केट में क्या बढ़ेगी? डिमांड बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? मार्केट में डिमांड बढ़ेगी। और डिमांड बढ़ेगी तो यानी कि लोन्स क्या होंगे? सस्ते हो जाएंगे। सस्ते लोन हो जाएंगे, लोग लोन उठाएंगे, यानी कि खर्चा करेंगे तो मार्केट क्या होगा? ऊपर जाएगा, बैंकों का मुनाफा होगा। क्योंकि लोन उठाएंगे तो बैंकों के प्रॉफिट बढ़ेंगे, बैंकों का मुनाफा होगा। और घर खरीदारी करेंगे या फिर व्हीकल ख़रीदारी करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो क्या करेंगे? बाइंग करेंगे। और बाइंग करेंगे, डिमांड बढ़ने से क्या होगा? सब तरफ क्या होगा? शेयर मार्केट में खरीदारी आएगी तो फिर शेयर मार्केट में तेज़ी आएगी, प्रॉफिट बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो इसीलिए क्या है, महंगाई का घटना बहुत ज़रूरी है। और महंगाई कब घटेगी? जब हमारी पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस घट जाएंगे। और इतना ही नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे, ईवी पर ज़्यादा फोकस होगा, लोग पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी, डीजल की डिमांड कम हो जाएगी, तो क्या होगा? एक डिपेंडेंसी ख़त्म होगी। और डिपेंडेंसी ख़त्म होने से क्या होगा कि हमारा जो फ़ंड बाहर जाता है, क्रूड ऑयल, ब्रेंट ऑयल, ये सब ख़रीदने में बाहर जाता है, वो हमारा फ़ंड बचेगा। तो क्या होगा? हमारा फ़ंड बचेगा, हमारे इंटरनल चीज़ों में वो यूज़ होगा। तो इसीलिए क्या है, पेट्रोल और डीजल बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से हमें पॉजिटिव आउटपुट देखने को मिल रहा है, पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है क्रूड ऑयल से। तो अब बात करते हैं किसकी? बात करते हैं अपनी करेंसी की, यानी कि डॉलर की। तो डॉलर को अगर आप देखेंगे तो डॉलर में अब थोड़ी सी सुस्ती देखने को मिल रही है। हल्का हल्का रुपया रिकवर करता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि रुपया हल्का फुल्का मजबूती दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से भी हमें अभी फ़िलहाल तो पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिल रहे हैं। तो डॉलर की तरफ से हमें पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिल रहे हैं। वहीं पर क्रिप्टो करेंसी को देखेंगे तो क्रिप्टो करेंसी में देखिए कोई पेन देखने को नहीं मिल रहा है। बिटकॉइन देखिए तेज़ी में है, 60,000 से 67,000 पे पहुंच गया है। वहीं पे बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी हैं, बड़ी तेज़ी के साथ में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही हैं। और ज़्यादा कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिल रही है, इक्का दुक्का अगर क्रिप्टो करेंसी को छोड़ दें तो यहाँ से भी कोई बड़ा पेन तो देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि मिक्स सेंटीमेंट है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे क्रिप्टो करेंसी में कोई, किसी में तेज़ी है, किसी में गिरावट है, तो पेन नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो वहीं पे अगर हम बॉन्ड मार्केट को देखें तो बॉन्ड मार्केट को देख लीजिए। बॉन्ड मार्केट में
कई ट्रेडिंग सेशंस के बाद में देखिए आज प्रेशर में दिखाई दे रहा है। ये हमारे लिए अच्छी बात है, यानी कि कल भी अगर बॉन्ड मार्केट रेड में ट्रेड करता है, बॉन्ड मार्केट और डॉलर रेड में ट्रेड करते हैं, तो कल हमारा मार्केट क्या करेगा, ऊपर के लेवल पे सस्टेन भी करता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर हमें जवाब मिल गया है। तो कल हमें पूरे दिन ये ध्यान देना पड़ेगा कि बॉन्ड मार्केट और डॉलर कहाँ ट्रेड कर रहा है। डॉलर और बॉन्ड मार्केट अगर ग्रीन में ट्रेड कर रहा है तो हम ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाएंगे, और अगर डॉलर और बॉन्ड मार्केट रेड में ट्रेड करे तो हम गैप अप तो खोलेंगे ही, साथ में ऊपर के लेवल पे सस्टेन होते हुए भी मिलेंगे। तो यानी कि कल का मैंने आपको पूरा एनालिसिस बता दिया है कि किस तरह से हमारा निफ्टी मार्केट ट्रेड करेगा, उसी हिसाब से बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ नज़र आएगा। अब बात करते हैं इन्फोसिस। क्योंकि शुरू में बताया था कि इन्फोसिस का रिज़ल्ट भी कल आने वाला है, कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो बहुत कुछ डिपेंड करेगा कल इन्फोसिस के रिज़ल्ट पर। तो इन्फोसिस के रिज़ल्ट की जो उम्मीद जताई जा रही है वो उम्मीद तो अच्छी जताई जा रही है। आप देख सकते हैं इन्फोसिस Q2 रिजल्ट्स प्रीव्यू, पैट में राइज, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ सकता है 11% से, YoY में राइज और रेज 25%। आप देख सकते हैं। तो यहाँ से क्या है, देखिए हमें क्या है, पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है। अगर इसी के हिसाब से अगर रिज़ल्ट आ जाता है तो कल मार्केट ग्रीन में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा और ऊपर के लेवल पे सस्टेन भी करता हुआ दिखाई देगा। तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर इन्फोसिस इज़ लाइक टू रिपोर्ट हेल्दी नंबर्स इन द सेकेंड क्वार्टर। यानी कि यहाँ से सेंटीमेंट हमें अच्छे मिल रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अच्छे नंबर्स आ सकते हैं, ड्रिवन बाई रैम्प अप ऑफ मेगा डील्स एंड कंटिन्यूड डिमांड इम्प्रूवमेंट इन द फाइनेंशियल सर्विसेज सेगमेंट। उसका आधार क्या बता रहे हैं कि नंबर अच्छे आ सकते हैं कि क्या है, उनको मेगा डील्स मिली हैं और डिमांड अच्छी मिली है फाइनेंशियल सर्विसेज में। तो यहाँ से देखिए हमें पॉजिटिव न्यूज़ अभी तो देखने को मिल रही है। बाकी कल कैसा रिजल्ट आएगा, अगर इसी के हिसाब से रिज़ल्ट आ जाता है तो कल हमारी मार्केट झूमती हुई नज़र आएगी एक ग्रीन में। वहीं पे अगर डॉलर इंडेक्स को अगर आप देख लें तो डॉलर इंडेक्स में क्या हो रहा है, डॉलर इंडेक्स को आप देख लीजिए कि 103 के ऊपर लगातार बना हुआ है, जो कि एक नेगेटिव सेंटिमेंट है। वहीं पे FII DII जो मैंने वीडियो के शुरू में आपके साथ में डिस्कस किया था, वही सेम सिनेरियो है। पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से यही होता हुआ दिखाई दे रहा है। DII लगातार ख़रीदारी कर रहे हैं और FII लगातार बिकवाली कर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो क्या यहाँ पे कितना डिफरेंस देखने को मिल रहा है। FII DII का अगर हम नेट निकाल दें तो 22 और 10 32, यानी कि 34, 1200 लगभग 1200 करोड़ के लगभग 1200 करोड़ हम मान के चल सकते हैं कि 1200 करोड़ की बिकवाली करके गए FII DII का अगर हम नेट निकाल लें। तो यहाँ से भी हमें नेगेटिव देखने को मिल रहा है। लेकिन हाँ, कल इन्फोसिस के रिज़ल्ट अच्छे आ जाते हैं तो आप देखेंगे कि हो सकता है कल FII भी ख़रीदारी करके जाएं। तो यहाँ से मिक्स सेंटीमेंट है, FII DII की तरफ से नेगेटिव सेंटीमेंट है, लेकिन इन्फोसिस का रिज़ल्ट पूरी तरह से डिपेंड करेगा कल मार्केट को ड्राइव करने में, ऊपर ले जाने में या नीचे ले जाने में। तो ये पूरी तरह से मैंने डीप हर चीज़, हर पहलू पे बात करके आपको बता दिया है कि क्या हो सकता है कल मार्केट में। अब बात करते हैं टाटा पावर की, 5 शेयर की बात करते हैं। सबसे पहले टाटा पावर। तो टाटा पावर देखिए निफ्टी के साथ चल रहा है और निफ्टी के हिसाब से ही तेज़ी या गिरावट देखने को मिल रही है पर डे, और ऊपर के लेवल से अभी भी मैं इसको बुलिश मानता हूँ। 460 के लेवल पे ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। 460 पे क्लोजिंग दी है और अगर आप देखेंगे तो कहाँ पर लो लगा है, 457 का लो लगाया है, प्रीवियस क्लोज 463 का था, हाई 469.5 का भी लगाया है और लाइफ टाइम हाई कितना है, 494 का लाइफ टाइम हाई लगाया है। तो ज़्यादा दूर नहीं है अपने लाइफ टाइम हाई से, मात्र 34 रुपये है और 34 रुपये का मतलब है 7-8% की तेज़ी
यानी कि एक दिन की तेज़ी में ये लाइफ हाई को छू भी सकता है और लाइफ हाई से ऊपर भी जा सकता है। तो मैंने आपको जब 410 पे गया था तब भी बोला था कि अब ख़रीदारी करने का सही मौका है। तो जिन लोगों ने ख़रीदारी की होगी आज एक अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए होंगे। चार्ट इसका दिखा देता हूँ। चार्ट में देखिए पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग है, बुलिश है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ देख लीजिए ये वाली लाइन के ऊपर बना हुआ है। ये कौन, ये अभी करंट जो इसका देखेंगे यहीं पे कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये सब क्या है जो मैंने 460 के ऊपर की 459-58 के ऊपर जो मैंने आपको लाइन ड्रॉ की थी वहीं पे कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है। और सबसे बड़ी बात एक चीज़ और देखेंगे कि ये देखिए, ये जो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली लाइन है इसके ऊपर अभी भी स्टॉक की कैंडल वाली लाइन बनी हुई है। वहीं पे अगर आप देखेंगे तो इसका जो आप देखेंगे ये कि RSI है, RSI भी ये लगभग 70 से नीचे आ चुका है। 70 से कहाँ आ चुका है, 52 पे। तो अब पूरे चांसेस बन रहे हैं इस स्टॉक के ऊपर जाने में। तो और यहाँ पे देखिए कि मूवमेंट देखिए, जब यहाँ पे गिरावट हुई थी तो रेड था और यहाँ पे कलर देखिए क्या हो गया है, कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है, यानी कि ऊपर की तरफ जाने वाला कलर बन चुका है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ स्टॉक बहुत अच्छा है। बहुत जल्दी इस स्टॉक में नए हाई लगते हुए दिखाई देंगे। स्टॉक बहुत शानदार है। 40-60 वाले फॉर्मूले से हम ख़रीदारी करके जा सकते हैं अभी भी, क्योंकि काफ़ी दिन से स्ट्रॉन्ग लेवल पे भी सस्टेन करता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करते हैं अगले स्टॉक मिश्र धातु निगम लिमिटेड की। लिमिटेड देखिए बहुत अच्छे मौके दे रहा है, बहुत अच्छे लेवल पे अभी दिखाई दे रहा है 374 के लेवल पे। बहुत ही शानदार लेवल पे दिखाई दे रहा है। 400 के लेवल में इसमें बड़ी तेज़ी आती है और 350 का जो लेवल मैंने बताया था 350 और 400 के बीच में अभी क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, कंसोलिडेशन चल रहा है बहुत टाइम से। और अगर यहाँ से आपको ख़रीदारी करके जानी चाहिए 40-60 वाले फार्मूले से, और जैसे ही 350 पे आए तो आप फिर से एवरेज करके बैठ सकते हैं 3-4 महीनों के लिए। एक बड़ी तेज़ी आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है, बशर्ते कि इसका क्वार्टरली रिजल्ट पिछले 3 बार से ख़राब आ रहा है। अगर इस बार रिजल्ट अच्छा आ जाता है तो आपको नए हाई, यानी कि जो 547 का इसका लाइफ टाइम हाई है, यानी ये वाला हाई जो है इसके ऊपर भी जाने की ये ताकत रखता है। अब इसका चार्ट दिखा देता हूँ। ये चार्ट देख लीजिए आप। चार्ट को देखेंगे तो ये देखिए ये 400 वाली लाइन है और इसके नीचे ये देखिए एक बार आया है, 2 बार आया है, लगभग 300-350 के आसपास, और अभी क्या है 350 के पास में है, यानी कि 25 पॉइंट ऊपर है 350 से। तो यहाँ पे 350 पे आता है तो बिल्कुल छोड़ने वाला तो है ही नहीं है स्टॉक। इसमें हमें बड़ी ख़रीदारी करके जानी चाहिए, क्योंकि क्योंकि रिटर्न बहुत अच्छे शानदार बना के देता है। ये देखिए 200 से कहाँ पे आ चुका है, ये 547 का इसने हाई लगा दिया है। कितने मल्टीबैगर रिटर्न ऑलरेडी बना के दे चुका है। तो स्टॉक बहुत शानदार है, ख़रीदारी करके जाना चाहिए। और इसका RSI देखेंगे तो देखिए 40 पे आ चुका है, बहुत ही शानदार लेवल पे है। यहाँ से ख़रीदारी करके जाना चाहिए। और अगर आप इसका मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली लाइन देखेंगे तो उसके नीचे कैंडल वाली लाइन बनी हुई है। और ये देखेंगे इसका कलर देखिए आप, ये भी देखिए अभी क्या है, अभी तो ये कमज़ोरी के साइन दिखाई दे रहा है। तो लेकिन RSI 35 और 30 के आसपास आते ही बड़ी ख़रीदारी करके जाना चाहिए। एक बड़े रिटर्न इस स्टॉक में देखने को मिलेंगे। बात करते हैं अगले स्टॉक IRFC, रेलवे के दिग्गज शेयर IRFC की। और 150 और 160 के बीच में काफ़ी टाइम से झूलता हुआ नज़र आ रहा है। और प्रीवियस क्लोज 151 का था, 150.50 का लो लगाया आज का और हाई लगाया 152.75 का। आप देख सकते हैं कि 3 रुपये के बीच में आज ये मूवमेंट पूरे दिन करता हुआ नज़र आया। 229 का इसका लाइफ टाइम हाई है और 140 और 150 का वो लेवल है जहाँ से इस स्टॉक ने तेज़ी पकड़ी थी। कौन सा लेवल है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला लेवल है। देखिए यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया था बहुत लंबे टाइम का तक, और इसके बाद में फिर यहाँ से तेज़ी आई थी। इसने यहाँ से तेज़ी आई थी और फिर यहाँ से कहाँ तक गया था, 229 तक गया था। तो इसीलिए
क्या है, अब ख़रीदारी का सही समय आ गया। एक दिन इसने मौका दिया था, 146 रुपये के लेवल पे ये स्टॉक गया था। जिन्होंने ख़रीदा होगा वो आज भी प्रॉफिट में बैठे होंगे। नहीं है, पूरे रेलवे को फंड सप्लाई करता है। रेलवे में कुछ भी काम होगा, पैसा कौन देगा? IRFC देगा। इसीलिए फ्यूचर बहुत ब्राइट है, इसीलिए ख़रीदारी करके हम जा सकते हैं 40-60 वाले फार्मूले से। बड़े रिटर्न आगे फ्यूचर में लगभग 1 साल के नज़रिए से देखेंगे तो एक बहुत बड़े रिटर्न ये स्टॉक आपको दे सकता है। अब बात करते हैं चौथे स्टॉक RBL बैंक की। RBL बैंक दोस्तों मैंने आपको लेवल दे दिए थे, क्लियर कट लेवल दिए थे, हर वीडियो में दिए थे कि 180 या 190 के आसपास कभी भी मिले इसमें ख़रीदारी कर लीजिए, आपको बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। यानी कि 190 के लेवल, लो कितना लगाया है इसने? 189 का लो लगाया है अभी पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में, और वहाँ के बाद में अब कहाँ आ चुका है? यानी कि 21 रुपये बढ़ चुका है दोस्तों ये। यानी कि वहाँ से जो मैंने आपको क्लियर लेवल दिए थे वहाँ से अभी रिबाउंड कर चुका है, 200 के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है, 210 पे जा चुका है। पूरा मार्केट नेगेटिव था, निफ्टी बैंक भी नेगेटिव आपको देखने को मिली होगी, लेकिन ये स्टॉक देखिए फिर से स्ट्रॉन्ग बुलिश मोड में आ चुका है और 21 रुपये तेज़ी ये दिखा चुका है अपने मैंने जो लेवल दिए थे 190 का, 180 190 के बीच में। और वो लेवल क्या था? ये वाली लाइन मैंने आपके साथ में पहले ड्रॉ की थी, और यहाँ आने से पहले 1 महीने पुरानी आप मेरी वीडियो उठा के देख लीजिए, उसमें यही सेम लाइन थी और यहीं से मैंने बोला था कि ख़रीदारी करके जाना चाहिए। दो मैंने बाइंग लेवल बताए थे, एक तो 231 के ऊपर वीकली क्लोजिंग दे देता है तब ख़रीदारी करने के लिए, या फिर 180 190 के बीच में ख़रीदारी पहुंचता है, 180 190 के बीच में तब ख़रीदारी करने के लिए बोला था। और अगर आप देखेंगे तो यहीं से 190 की लेवल से देखिए इसने रिबाउंड कर लिया है, आप क्लियरली देख सकते हैं। और जो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली लाइन है इसके ऊपर आज इसने क्रॉसिंग भी दे दिया है, क्रॉस कर दिया है, तो बुलिश मोड में ऑलरेडी आ चुका है। और इसका RSI देख लीजिए कितना पहुंच गया है, 54 पहुंच गया है। तो अभी इसमें ऊपर जाने के पूरे चांसेस हैं। और जैसे ही ये स्टॉक 231 के ऊपर वीकली क्लोजिंग दे दे, आप एक फिर से बड़ी ख़रीदारी करके जा सकते हैं। तो अभी भी ख़रीदारी करने का टाइम है, हल्की फुल्की गिरावट मिले तो आप ख़रीदारी करके तुरंत जाइएगा। इसमें बड़े टारगेट इस स्टॉक में देखने को मिलेंगे 270 से लेकर 290 के। बात करते हैं 5वें और आखिरी स्टॉक की, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट की। PIGL की जगह मैंने ये रिप्लेस किया है लगभग 7-8-9 महीने के बाद में। PIGL को हटाया, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट को मैंने ऐड किया है। तो स्पेशलिटी रेस्टोरेंट बिल्कुल एकदम बाइंग लेवल पे खड़ा हुआ है, यहाँ से हमें ख़रीदारी करके जानी चाहिए। 287 रुपये का लाइफ टाइम हाई है और अभी कितना चल रहा है? 165 रुपये, 165, यानी कि लगभग 122 रुपये का अपसाइड पोटेंशियल इस स्टॉक में दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही रिबाउंड करेगा एक बड़ा रिटर्न, बड़ा प्रॉफिट इस स्टॉक में आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप देखेंगे तो लो लगाया 164 का, प्रीवियस क्लोज 165 का था, 166 का हाई लगाया, यानी कि 2-3 रुपये के बीच में ये मूवमेंट करता हुआ नज़र आया। मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ, ये देखिए कितने लंबे टाइम से देखिए यहीं पे ये ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो जितना बड़ा कंसोलिडेशन होगा उतनी बड़ी तेज़ी आपको इस स्टॉक में देखने को मिलेगी। और ये देख सकते हैं आप लेवल देखिए, यहीं से इसने तेज़ी पकड़ी है, यहाँ से देखिए तेज़ी पकड़ी है इस वाली लाइन से, ये देखिए, और यहाँ तक गया है और इसके बाद में फिर लौट के यहीं पे आया है यहाँ पर, और इसके बाद में फिर इसने तेज़ी पकड़ी है और फिर यहाँ पे आया, फिर ये 200 तक गया है, 200 के बाद में फिर यहीं पे कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है। 40-60 वाले फार्मूले से बिल्कुल ख़रीदारी करके जानी चाहिए इसमें। हालांकि बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लीजिएगा। और मेरे हिसाब से इस स्टॉक में ख़रीदारी करने का बिल्कुल सही समय है। मार्केट में जैसे ही मार्केट जैसे ही थोड़ा सा स्ट्रेंथ आएगी, ये स्टॉक भी आपको बड़ी तेज़ी करके दिखाई देगा, देता हुआ दिखाई देगा और बड़े रिटर्न आपको इस स्टॉक में देखने को मिलेंगे। तो ये था मेरा 5वां और आखिरी स्टॉक। पूरा एनालिसिस मैंने आपके साथ में शेयर बाज़ार का, निफ्टी का मैंने आपके साथ में पूरा एनालिसिस शेयर किया, 5 स्टॉक्स का शेयर किया, एक एक चीज़ बारीकी से डिस्कस की है। मेरे ख्याल से आप इस वीडियो से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, उसी के हिसाब से अपना ट्रेड बनाकर जा सकते हैं।
ये था मेरा आज का वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सभी का दिन शुभ रहे। जय श्री राम, जय श्री श्याम, राधे राधे।